हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी? कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी होती है जिनका काम पेशेंट्स को ड्रग डिस्पेंस करना होता है, पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, ड्रग्स कंपाउंड करना होता है विद केयर, accuracy and legality along with the proper procurement, storage, dispensing and documentation of medicines। इसका मतलब होता है जब भी हम किसी पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर केयर के साथ, प्रॉपर एक्यूरेसी मीन्स करेक्ट डोसेज में, एंड लीगैलिटी का मतलब होता है लीगल ड्रग्स जो होते हैं, जो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स होते हैं उनको ही हमको उनको डिस्पेंस करना है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो हम ओटीटी ड्रग्स होते हैं वो तो दे सकते हैं, लेकिन अगर वो ड्रग प्रिस्क्राइब्ड है, ओटीटी ड्रग नहीं है, तभी उस ड्रग को हमको डिस्पेंस करना है, अदरवाइज हमको वो ड्रग डिस्पेंस नहीं करनी है। विथ द प्रॉपर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिन। उस मेडिसिन का प्रॉपर प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, स्टोरेज करना आना चाहिए, प्रॉपर डिस्पेंसिंग होनी चाहिए, और जो भी मेडिसिन हम डिस्पेंस कर रहे हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सो व्हाट इज द कम्युनिटी फार्मासिस्ट? कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी फार्मेसी में काम करता है उसको कहते हैं हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट। सो ही मस्ट बी क्वालिफाइड एंड पर्टिनेंट विद साउंड एजुकेशन स्किल्स एंड कम्पिटेंस टू डिलीवर द प्रोफेशनल सर्विस टू द कम्युनिटी। मतलब जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है, शी और ही मस्ट बी अ क्वालिफाइड पर्सन, साउंड एजुकेशन होना चाहिए, मतलब प्रॉपर डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए और कॉम्पिटेंस होना चाहिए टू डिलीवर द प्रोफेशनल सर्विस टू द कम्युनिटी। मीन्स जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो उनको अच्छे से उनसे बात कर सके, उनको समझा सके कि मेडिसिन को कैसे लेनी है, एंड एक प्रोफेशनल सर्विस दे सके कम्युनिटी को। सो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज दी गई है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की, जैसे कि फर्स्ट है हैव अ साउंड बैकग्राउंड ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर, फार्माकोथेरेपी एंड हेल्थ प्रमोशन। मीन्स जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसके पास एक ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जिसमें फार्मास्यूटिकल केयर हो, दैट मीन्स वो बी फार्मा या डी फार्मा होना चाहिए, उसको फार्माकोथेरेपी पता हो और हेल्थ प्रमोशन करना आता हो। हेल्थ प्रमोशन मीन्स जो भी उसके पास मेडिसिन आ रही है एंड जो भी उसको नई मेडिसिन या किसी भी डिजीज़ के बारे में पता चल रहा है तो वो उसको जो भी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स आ रहे हैं उनको वो बता सकता है कि अब ये नई डिजीज़ आ रही है, इनके लिए आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, जो भी ओवर द काउंटर ड्रग्स है, और जो भी सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस है वो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट को बताना चाहिए। नेक्स्ट इज हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल विद पेशेंट्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो भी फार्मासिस्ट होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसको इंग्लिश आना चाहिए, उसको हिंदी आना चाहिए, एंड वो जिस भी स्टेट में है वहाँ की उसको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए ताकि वो अच्छे से जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सके। सो हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल विद पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ भी उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड इन प्रोडक्ट, सर्विस एंड कम्युनिकेशन। जो भी फार्मासिस्ट है प्रोडक्ट्स जो रखा है वो अपने कम्युनिटी फार्मेसी में उसका स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, अच्छी सर्विस देता हो वो, और ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। एंड द लास्ट इज रिकॉर्ड एंड मेंटेन हिज डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर्स। जो भी वो डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहा है रिलेटेड टू मेडिसिन एंड रिलेटेड टू पेशेंट, वो प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। सो दीज आर द क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। सो इन शॉर्ट, कम्युनिटी फार्मेसी इज द ड्रग यूज, control and effective application of knowledge of ethics that assure optimal drug safety in the distribution and use of medicine. That means community pharmacy जो होता है उसमें proper drug use होना चाहिए, कंट्रोल और इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एथिक्स। जो भी नॉलेज है, एथिक्स है, मेडिसिन से रिलेटेड, उनका कंप्लीटली कंट्रोल्ड वे में और इफेक्टिव वे में एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, ऑप्टिमल सेफ्टी होती है किसी भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन और यूज के टाइम पे। हेंस इट एंश्योर्स मैक्सिमम वेलबींग ऑफ पेशेंट्स। इससे क्या होता है, जो मैक्सिमम वेलबींग्स ऑफ पेशेंट मीन्स पेशेंट्स की ज़्यादा क्वांटिटी में ठीक होने के चांसेस रहते हैं वाइल दे आर ऑन द ड्रग थेरेपी। क्लियर? So, what is a community pharmacy? It is a branch of pharmacy that deals with different aspects of patient care, dispensing of drugs and advising patient on the safe and rational use of drug.
नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का क्या स्कोप है, हम कम्युनिटी फार्मेसी क्यों ओपन करते हैं या क्यों हम चला रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी को। सो द फर्स्ट इज ड्रग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एक्शन। नॉर्मली बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस के अलावा जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है उनको केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेबिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग्स। सो जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है वो बहुत एक एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल लेबोरेटरी की तरह काम करती है उन फिजिशियंस और फार्मासिस्ट के लिए जो कि कोई भी अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी ड्रग के बारे में। तो जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है वो नॉलेज एक्वायर करता है बाय द पर्सनल एंड इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी जो रहता है वो और अलग अलग जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनसे क्या करता है, अलग अलग टाइप का ओपिनियन लेता है या फीडबैक लेता है कि वो ड्रग कैसी काम कर रही है एक्सेट्रा। सो द कम्युनिटी फार्मेसी एक्वायर द नॉलेज बाय पर्सनल एंड इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विद द फिजिशियन एंड ऑल्सो फ्रॉम द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। तो कम्युनिटी फार्मेसी होता है वो फिजिशियन से भी लेता है और फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी से भी उस ड्रग के बारे में अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन ले सकता है। कम्युनिटी फार्मेसी ऑल्सो इंश्योर द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी। जो कम्युनिटी फार्मेसी होता है वो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को भी इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड है और जो डिस्पेंसिंग हो रही है वो भी स्टैंडर्ड तरीके से हो रही है एंड इज रिस्पॉन्सिबल इन द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्रोडक्ट इन द मार्केट। नेक्स्ट इज ड्रग यूटिलाइजेशन। ड्रग यूटिलाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई भी ड्रग हमको कैसे यूटिलाइज करनी है, उसके लिए जो भी स्टॉक सिस्टम बन रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल हो रहा है, बजट कंट्रोल हो रहा है, वो सारी चीज़ें कम्युनिटी फार्मेसी के अंडर ही आती है। तो कम्युनिटी फार्मेसी ये भी डिज़ाइन करता है कि प्रॉपर ड्रग रेजिमेंट कैसा होना चाहिए किसी भी पेशेंट का, उसको हमको ये बताना है कि ड्रग कैसे हमको एडमिनिस्टर करनी है और उसके अलावा स्टॉक और बजट रिपोर्ट, जो भी ड्रग डिस्पेंस हो रही है, परचेज हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब ड्रग का जिस तरीके से भी यूटिलाइजेशन हो रहा है वो भी कम्युनिटी फार्मेसी का ही काम है। नेक्स्ट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इसमें हमको ये पता करना है कि कैसे कोई भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव द कंट्रोल फॉर internal distribution of the drug. The patients who are hospitalized may require intensive drug therapy. मीन्स ऐसे पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको लगातार ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है थेरेपी के लिए एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स भी रखते हैं। तो रैपिड चेक्स होना चाहिए कि ड्रग सोर्स जो है वो है कि नहीं अवेलेबल, क्वालिटी ठीक है कि या नहीं, वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ख़त्म तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें हमको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू चेक करना है। ये भी किसका काम है, कम्युनिटी फार्मेसी का काम है। नेक्स्ट इज ड्रग सेलेक्शन। ड्रग सेलेक्शन मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है, ड्रग सेलेक्शन भी करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट को हमको कौन सी ड्रग देना है ड्यू टू मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट और ड्रग इंटरैक्शन। सो इट इज डिफाइंड एज द अप्रोप्रिएट, एफिकेशियस, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग गिवन टू द राइट इंडिकेशन। दैट मीन्स किसी भी ड्रग सेलेक्शन को करने के लिए वो ड्रग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एफिकेशियस मतलब होता है प्रॉपर इफेक्ट दिखाए, सेफ होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए मीन्स कम रेट में हमको मिल जाए एंड गिवन फॉर द राइट इंडिकेशन मतलब सही मेडिसिन देना चाहिए कि जो भी डिजीज है उसके लिए। इन द राइट डोज, करेक्ट डोज में होनी चाहिए, राइट इंटरवल, करेक्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए एंड द राइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन्स हम कितने दिनों के लिए दे रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। So it involves various types of activities like first है adoption of essential drug concept। इसमें हमको बहुत सारे अलग अलग ड्रग से कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सी ड्रग काम कर रही है और उस ड्रग को हमको कितने डोज में देना है, कितने ड्यूरेशन के लिए देना है, पूरा डोज रेजिम हमको तैयार करना है। सेकेंड है ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। इसमें हमको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द ड्रग एंड उस ड्रग को थेरेपी में कैसे यूज़ करना है और किस डोजेस में और कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमको उसको यूज़ करना है। एंड द लास्ट इज मेंटेनेंस ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द क्लिनिकल गाइडलाइंस, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रेगुलेटरी स्टडीज इफ द रैशनल ड्रग यूज इज नॉट प्रॉपर। हमको प्रॉपर मेंटेनेंस करना है डाटा को बेस्ड अपॉन द क्लिनिकल गाइडलाइंस। जो क्लिनिकल गाइडलाइंस दी गई है रैशनल ड्रग यूज़ के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग हमको मेंटेनेंस करना है डाटा का। अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, इलनेस, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं
और मेडिकेशन का कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है जो पेशेंट्स के लिए महंगा पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो रैशनल ड्रग यूज के लिए क्या होना चाहिए, डाटा मेंटेन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड रेगुलेटरी स्टडीज। और अगर प्रॉपर रैशनल ड्रग यूज नहीं हो रहा है तो सब बहुत टाइप की इलनेस, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है एंड कॉस्ट भी बढ़ सकता है पेशेंट को मेडिसिन का और ट्रीटमेंट का। इसीलिए प्रॉपर हमको एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पेशेंट काउंसलिंग एंड इवेल्युएशन। इसमें जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है पेशेंट और फिजिशियन के साथ, उसमें हमको ये बताना है कि क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है किसी भी ड्रग का, प्रॉपर यूज़ कैसे होता है, व्हाट आर द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ले रहे हैं, मीन्स अगर हम अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर से पूछे कोई ड्रग ले रहे हैं तो क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं एंड शुड बी डिफरेंट एज कम्पेयर्ड। और अगर कोई फिजिशियन लिख रहा है तो प्रॉपर उसको हमको लेना है उस मेडिसिन को, एंड अगर वो नहीं लिख रहा है तो हमको उस मेडिसिन को नहीं लेना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। इसमें रिटेल ड्रग स्टोर डिज़ाइन और होलसेल ड्रग स्टोर डिज़ाइन के बारे में इमेज है। सो फर्स्ट इज द रिटेल ड्रग स्टोर डिज़ाइन। इसका जो रूम होता है वो 10x15 स्क्वायर फीट का होता है। सामने एक डिस्प्ले विंडो होती है और उसके बगल में एंट्रेंस होता है जहाँ से हम रिटेल ड्रग स्टोर के अंदर एंटर कर सकते हैं। दिस इज़ द वेटिंग एरिया। यहाँ पे जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी कस्टमर्स हैं वो वेट करते हैं फॉर द मेडिसिन। यहाँ पे रैक्स होती हैं जहाँ पे हम मेडिसिन को रखते हैं। यहाँ पे स्टोरेज होता है जहाँ पे हम बहुत सारे स्टॉक्स जो है मेडिसिन के वो स्टोर करके रखते हैं। दिस इज़ द फ्रीज़र, जहाँ ऐसी मेडिसिन जहाँ जिसको हमको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत है, जैसे कि आईवी कुछ होते हैं तो उनको हम फ्रीज़र में रखते हैं। यहाँ पे भी रैक्स होते हैं जहाँ पे मेडिसिन रखाई होती है और बीच में होता है टेबल, और ये चेयर्स होती है फॉर द पेशेंट्स और ये चेयर होती है फॉर द फार्मासिस्ट। नेक्स्ट इज होलसेल ड्रग स्टोर डिज़ाइन। होलसेल ड्रग स्टोर डिज़ाइन का साइज़ कितना होता है, ये 10x20 स्क्वायर फीट का होता है। इसमें डिस्प्ले विंडो होती है जहाँ पे सारे चीज़ें डिस्प्ले में लगी रहती है जो कि पेशेंट या कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। उसके साइड से होता है एंट्रेंस जिससे हम किसी भी स्टोर के अंदर एंटर कर सकते हैं। अंदर जाएंगे तो वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी होती है, क्योंकि ये बड़ा स्टोर है तो कस्टमर्स भी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे होती है फार्मासिस्ट की चेयर। साइड में यहाँ पे 4 रैक्स होते हैं और इस साइड पे 2 रैक होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन। एंड एक बड़ा फ्रीज़र होता है क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती है होलसेल ड्रग स्टोर में, तो बड़ा फ्रीज़र चाहिए हमको। सो दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ होलसेल ड्रग स्टोर। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट डिज़ाइन। किसी भी ड्रग स्टोर का लेआउट डिज़ाइन हम लोग किस लिए बनाते हैं। फर्स्ट इज़ टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। सेकेंड, टू इंक्रीज द सेल ऑफ द स्टोर, किसी भी स्टोर की सेल को बढ़ाने के लिए। थर्ड, टू हैव प्रॉपर एंट्रेंस ऑफ कमिंग गुड्स एंड स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक, ऑफिस एंड रेस्टिंग प्लेस फॉर एम्प्लॉयज़। प्रॉपर एंट्रेंस होना चाहिए, बड़ा एंट्रेंस होना चाहिए ताकि जो भी सामान आ रहा है वो अच्छे से अंदर चले जाए बिना डैमेज हुए। और रिजर्व स्टॉक्स के लिए स्पेस होना चाहिए, मीन्स ऐसे स्टॉक जिनका तुरंत काम नहीं, जिसको हमको रिजर्व करके रखना है, उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए। एंड एक छोटा ऑफिस होना चाहिए और रेस्टिंग प्लेस होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए जहाँ पे एम्प्लॉय रेस्ट कर सके। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो सेलिंग एक्सपेंस है, जो MRP है, वो रिड्यूस हो सके और कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट इज टू प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस। एक प्रोफेशनल इमेज शो हो सोसाइटी में और जनरल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए उस स्टोर का। एंड द लास्ट इज टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ कस्टमर विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ ड्रग स्टोर। अगर हम अच्छे से डिज़ाइन बनाएंगे तो पेशेंट या किसी भी कस्टमर को इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक जगह पे बैठ के अपना जो भी सामान या जो भी ड्रग है वो निकलवा सकता है। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट डिज़ाइन। नेक्स्ट, what are the factors to be considered while selecting the location of the drug store। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है जब हम कोई भी ड्रग स्टोर के लिए लोकेशन चूज कर रहे हैं कि हमको कहाँ पे वो ड्रग स्टोर खोलना है। तो फर्स्ट है फिजिशियन, मतलब हमको ऐसे जगह पे ड्रग स्टोर खोलना है जहाँ पे मिनिमम 3 फिजिशियन या 3 डॉक्टर का क्लिनिक हो आसपास। तो अगर वो डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो आपके स्टोर से आके ले सकते हैं। सेकेंड, हॉस्पिटल्स,
बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें फार्मेसी नहीं होती, जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो हमको ऐसी जगह पे फार्मेसी ओपन करनी है जहाँ पे आसपास हॉस्पिटल्स हो, तो वहाँ के पेशेंट्स आपके मेडिकल स्टोर से या आपकी फार्मेसी से मेडिसिन आके ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर मीन्स हमको ऐसी जगह पे मेडिकल स्टोर नहीं खोलना है जो ऑलरेडी एक ड्रग स्टोर है। ऐसे में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है और इससे आपकी सेल कम होगी। तो हमको ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ पे आसपास कोई ड्रग स्टोर ना हो, ताकि आपकी जो ड्रग स्टोर है वो उनका सेल ज़्यादा हो। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ ट्रैफिक मीन्स ऐसे जगह पे हमको खोलना है मेडिकल स्टोर या कम्युनिटी फार्मेसी जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो या जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, तो आपकी जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो ज़्यादा डिस्प्ले में आएगी, ज़्यादा लोग देख पाएंगे और फिर वहाँ से मेडिसिन खरीदेंगे। नेक्स्ट इज पार्किंग। पार्किंग वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए आपके ड्रग स्टोर की, ताकि प्रॉपरली वहाँ पे लोग गाड़ी पार्क करके आपके कम्युनिटी फार्मेसी से शॉप कर सकें। नेक्स्ट, नियर टू होटल, सिनेमा, प्लेग्राउंड। होटल में जो आते हैं बाहर से रुकने के लिए कंज्यूमर्स आते हैं, या सिनेमा देखने आते हैं, या प्लेग्राउंड में बच्चे खेलने आते हैं, कई बार चोट लग जाती है या कुछ फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऐसा एरिया चूज़ करो जो कि होटल, सिनेमा, प्लेग्राउंड या स्कूल के पास हो, ताकि वहाँ से जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो आपकी शॉप से या आपकी फार्मेसी से कोई भी मेडिसिन ले सकें। नेक्स्ट इज बिजनेस लोकेलिटी। आपका जो लोकेशन चाहिए वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आसपास बहुत सारे बिजनेसमैन या बिजनेस पर्सनस लोग का आना जाना हो, तो वो लोग भी आपकी मेडिसिन खरीदेंगे। नेक्स्ट इज थिकली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया। आपका कम्युनिटी फार्मेसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हों, तो अगर उनके बीच में आपकी कम्युनिटी फार्मेसी रहेगी तो उससे क्या होगा, आपका जो सेल होगा वो मेडिसिन का ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके ही शॉप से लोग लेकर जाएंगे। नेक्स्ट इज डेवलपिंग एरिया, मतलब ऐसा एरिया जो कि डेवलप हो रहा है और वहाँ आसपास दूर दूर तक ऐसा कुछ है नहीं मेडिसिन स्टोर, तो अगर वहाँ पे आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी खोलेंगे, तो वो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी वर्क करेगी। नेक्स्ट इज स्पेशल सर्विस। बिसाइड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स हमको स्पेशल सर्विस भी देना चाहिए, पेशेंट काउंसलिंग करना चाहिए। ऐसे में जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, शॉपिंग सेंटर्स। शॉपिंग सेंटर्स में भी हम ड्रग स्टोर खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिंग करने, तो आपकी मेडिसिन भी वहाँ पे बाई हो जाएगी अगर आप वहाँ पे शॉप खोलेंगे तो। एंड लास्ट इज कस्टमर्स। जो कि ओल्ड कस्टमर्स होते हैं वो तो आपके पास से ही लेके जाएंगे, तो मेन है आपको कस्टमर्स मेंटेन करके रखना है, ताकि आपके शॉप से या आपकी कम्युनिटी फार्मेसी से वो पेशेंट या वो कस्टमर लेकर जाए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर्स। कितने टाइप के ड्रग स्टोर्स होते हैं? फर्स्ट इज ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर्स। जो ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर्स होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि जो पूरा एंटायर एरिया रहता है वो कस्टमर से एक्सपोज हो जाता है। इनका अपीयरेंस बहुत प्लीजिंग और प्रोफेशनल होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चोरी भी हो सकती है, क्योंकि आपने पूरा खोल के रखा हुआ है, तो मैक्सिमम सेल तो होता ही है, लेकिन देर आर गुड चांसेस ऑफ थेफ्ट इन सच डिज़ाइन। सेकेंड इज पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर। इस स्टोर में क्या होता है, पूरा एरिया एक्सपोज नहीं होता कस्टमर का, लेकिन एक प्रॉपर सर्विस काउंटर बना दिया जाता है। उसी काउंटर से जो कस्टमर होता है वो डिमांड करता है और जो फार्मासिस्ट होता है वो आर्टिकल्स प्रोवाइड होता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है ड्रग स्टोर एम्प्लॉय और कस्टमर का, और सक्सेस भी हो जाता है इस ड्रग स्टोर का, क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है, फ्रेंडली सर्विस होती है एंड सर्विस काउंटर के थ्रू होती है। नेक्स्ट इज प्रेस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर। जो प्रेस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर्स होते हैं ये ऐसे टाइप के ड्रग स्टोर होते हैं जिसमें कंफर्टेबल वेटिंग एरिया होता है, और जहाँ पे हम कस्टमर्स को बैठाते हैं, वेट करा के रखते हैं जब तक उनका प्रेस्क्रिप्शन का सामान देख के निकाला जाता है। इसमें हेल्थ रिलेटेड आइटम्स भी होते हैं, ड्रग्स भी होते हैं, ऑर्थोपेडिक और सर्जिकल अप्लायंसेस अलग रूम में रखे रहते हैं, और कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट्स भी अलग रूम में अरेंज रहते हैं एट द सूटेबल एरिया ऑफ द स्टोर। और आसपास कुछ मैगजीन्स भी रख दी जाती है पढ़ने के लिए। सो दिस आर प्रेस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर्स। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल सेंटर्स। फार्मास्यूटिकल सेंटर्स ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि मेडिसिन सेल करते हैं एंड ऐसे आर्टिकल्स सेल करते हैं जो कि ऑर्थोपेडिक और सर्जरी में भी यूज़ होते हैं। इनके पास सफिशिएंट फ्लोर स्पेस होता है और प्रॉपरली डेकोरेटेड होते हैं। एंड लास्ट इज सुपर ड्रग स्टोर्स। सुपर ड्रग स्टोर्स के बहुत बड़ा फ्लोर एरिया होता है 5000 to 10,000 स्क्वायर फीट का, और इसमें लगभग सारे टाइप की मेडिसिन और अप्लायंसेस अवेलेबल होते हैं
एंड वहाँ पे वो जाके क्या कर सकते हैं, खुद ही छू के देख सकते हैं, हैंडल करते हैं और आर्टिकल्स सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि बिग बाजार या सुपर मार्केट होता है ना, उसी तरीके की फार्मेसी भी होती है। वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं कैन इंस्पेक्ट, हैंडल एंड सेलेक्ट द आर्टिकल देमसेल्फ। द डिजाइन एंड सेल्फ सर्विस होता है, सेल्फ सर्विस पैटर्न होता है, एक्सेप्ट फॉर द प्रेस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट। ऐसी मेडिसिन जिसको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है उनके लिए नहीं होता है। जो ओटीटी होते हैं या जो हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं एक्सेट्रा, जो हर्बल्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें तो वो खुद से हैंड पिक कर सकते हैं। लेकिन प्रिस्क्रिप्ड मेडिसिन होती है, जो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, उसको फार्मासिस्ट ही निकाल के देता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सुपर मार्केट लाइक। नेक्स्ट इज द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर। ऐसे कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स लगते हैं किसी भी रिटेल ड्रग स्टोर को खोलने के लिए? तो दो टाइप का लाइसेंस होता है। पहला होता है जनरल लाइसेंस और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। जो कि जनरल लाइसेंस होता है वो ऐसे पर्सन को ग्रांट किया जाता है जो कि बिजनेस करना चाह रहा है, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए टू सुपरवाइज द सेल ऑफ द ड्रग स्टोर। So the license for the retail store of drug is issued in the form of 20। एक फॉर्म 20 आता है, उसको फिल करना पड़ता है अगर आपको जनरल लाइसेंस चाहिए। और ये किस में दिया गया है? शेड्यूल C1 में दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग दो स्पेसिफिक इन शेड्यूल X। कुछ ऐसे चीज़ें रहती हैं जो शेड्यूल X में दी गई है और फॉर्म नंबर 21 भरना पड़ता है उसके लिए, एंड शेड्यूल X इन 20F, 20F, 21 और 20 फॉर्म भरना पड़ता है आपको जनरल लाइसेंस लेने के लिए। ऐसे कौन कौन सी कंडीशन होती है जनरल लाइसेंस की? फर्स्ट, द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन प्रोमिनेंट प्लेस इन द पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस ओपन टू द पब्लिक। मीन्स जो भी लाइसेंस मिला है उस लाइसेंस को हमको सामने लगा के रखना है, फ्रेम करके, ताकि पब्लिक को दिखे कि ये जो मेडिकल स्टोर है उसके पास एक प्रॉपर लाइसेंस है, एक प्रॉपर फार्मासिस्ट उसको रन कर रहा है। सेकेंड है, लाइसेंस शुड कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। जो लाइसेंस हमको मिला है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। हमको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं रखना है जिसके लिए हमको परमिशन नहीं मिली है। तो प्रॉपर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल के अंडर ही लाइसेंस को हमको कंप्लाई करना है। थर्ड इज एनी चेंज इन द स्टाफ शुड बी रिपोर्टेड टू द लाइसेंस अथॉरिटी विद इन 1 मंथ। अगर कोई स्टाफ का चेंज हुआ है कम्युनिटी फार्मेसी को तो हमको तुरंत उसको रिपोर्ट करना है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को विद इन 1 मंथ। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ C and C1 शुड बी ऑब्जर्व्ड। ऐसी मेडिसिन जो C और C1 शेड्यूल के अंदर आती है उनके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन देना चाहिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फॉर द स्टोरेज। एंड द लास्ट इज for the sale of additional category of drug enlisted in C1 excluding X, license must take prior permission। Means अगर हमको C1 और X छोड़ के C1 शेड्यूल कैटेगरी की ड्रग्स सेल करनी है तो हमको पहले से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। तो ये कहलाता है जनरल लाइसेंस। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। इसमें जो होता है रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग्स रहते हैं स्पेसिफिक इन शेड्यूल C1 एंड X। मीन्स कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स ही हमको सेल करना रहता है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में, बिना उस रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के हम उन ड्रग्स को सेल नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए एक अलग से फॉर्म आता है 20A एंड 21A। कंडीशन क्या क्या है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की? ओरिजिनल कंटेनर में होना चाहिए, लाइसेंस शुड बी कंप्लाइंग विद प्रोविजनल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मीन्स जैसे जनरल लाइसेंस कंप्लाई करता है वैसे रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस को भी कंप्लाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। नेक्स्ट, ड्रग परचेज फ्रॉम अ ड्यूली लाइसेंस्ड डीलर। मीन्स जो ड्रग परचेज किए हैं एक प्रॉपर लाइसेंस्ड डीलर से ही परचेज करना है हमको, कोई भी इलीगल तरीके से परचेज नहीं करना है। एंड द लास्ट इज लाइसेंसर मस्ट हैव एडिक्वेट प्रेमाइसेस इक्विप्ड विद फैसिलिटीज फॉर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। सारी ड्रग्स को स्टोर करने के लिए प्रॉपर एक इक्विपमेंट्स, प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स। मीन्स किसी भी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स की डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है? डिस्पेंसिंग इज द मेन पार्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर और फार्मासिस्ट रहता है वो रिक्वायर्ड ऑर्डर लेता है मेडिसिन का फिजिशियन के साथ एंड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन मिलने पे वो पेशेंट्स को मेडिसिन सप्लाई करता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। सो एक जनरल पैटर्न होता है प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स को डिस्पेंस करने का। तो लेआउट कैसा है डिस्पेंसिंग प्रोसीजर का? फर्स्ट, रिसीविंग द ऑर्डर्स ऑफ प्रोप्राइटरी ड्रग्स लाइक एम्लोडिपिन। एग्जाम्पल के लिए एम्लोडिपिन दे दिया गया है
सबसे पहले क्या करना है, हमको ऑर्डर रिसीव करना है एम्लोडिपिन का। नेक्स्ट, चेक वेदर दिस ऑर्डर वॉज रिसीव्ड करेक्टली, हमको चेक करना है कि जो ऑर्डर मिला है वो करेक्ट है या नहीं, कितने नंबर में चाहिए, कब तक चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी है। नेक्स्ट इज कीप द रिसीव्ड ऑर्डर एट द साइड एंड चेक फॉर एक्सपायरी डेट एंड स्टोरेज कंडीशन। अब जो मेडिसिन आ गई है उसको साइड में रखना है और सबसे पहले हमको स्टोरेज कंडीशन चेक करनी है कि उनको कैसे स्टोर करना है, और दूसरा हमको एक्सपायरी डेट चेक करनी है कि कब की एक्सपायरी डेट उसमें दी गई है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई है या नियर तो नहीं है एक्सपायरी के। नेक्स्ट, कीप द रिसीव्ड ऑर्डर इन प्रॉपर डिस्पेंसिंग शेल्फ और ड्रॉवर, जो भी मेडिसिन आई है रिसीव हुई है उसको एक प्रॉपर शेल्फ या ड्रॉवर में रखना है, और लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि कंफ्यूज नहीं होना है अवेलेबल स्टॉक के साथ, ठीक है। जो रिजर्व स्टॉक है उनके लिए दूर अलग शेल्फ रखना है, और जो पहले से अवेलेबल स्टॉक है उनके लिए एक अलग रैक रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिनकी एक्सपायरी डेट नियर है उनको पहले देना है हमको, जिसकी एक्सपायरी डेट फार है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिसीव द ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड लोकेट द मेडिसिन फॉर डिस्पेंसिंग। अब हम रिसीव कर लिए हैं ऑर्डर को, उसके बाद हमको कहाँ पे रखना है वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, और जब लोकेशन कर रहे हैं मेडिसिन का तो देखना है कि वो करेक्ट जगह पे ही रखा रही। कई बार क्या होता है नाम एक जैसे रहते हैं तो मिक्स हो जाती हैं, सेम टाइप का साउंड कर रही है मेडिसिन तो मिक्स हो जाती है, तो हमको प्रॉपर जगह चूज करनी है कि कौन सी मेडिसिन को कहाँ पे रखना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड पिक द करेक्ट मेडिसिन। अगर हम कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को तो हमको सही मेडिसिन उठानी है, कंफ्यूज नहीं होना है दो मेडिसिन में, करेक्ट हमको मेडिसिन स्ट्रेंथ उठानी है। मीन्स अगर सामने वाला जो पेशेंट है वो 500 mg का पैरासीटामोल मांगा है तो हमको 500 mg ही देना है, हम उसको सिर्फ 50 नहीं दे सकते हैं या 250 का नहीं दे सकते हैं। तो हम उसको मेडिसिन स्ट्रेंथ को चेक करना है, क्वांटिटी चेक करनी है इनको कितनी चाहिए, एंड एज पर ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द फिजिशियन, डॉक्टर ने कितनी लेने कहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमको पेशेंट्स को दवा देनी है। नेक्स्ट इज लेबल एंड डिस्पेंस द मेडिसिन। जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं उसको प्रॉपर लेबल करना है कि इस चीज़ के लिए ही दवा है और उसको इतने बार खाना है, इतने टाइम के बाद खाना है, इतने दिन तक खाना है, पानी के साथ लेना है या मिल्क के साथ लेना है, सारी चीज़ें प्रॉपर लेबल और डिस्पेंस होनी चाहिए, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी देना है कि इसको कैसे करना है, कैसे खाना है। एंड द लास्ट इज हैंड आउट द मेडिसिन टू द पेशेंट। पेशेंट को हाथ में मेडिसिन दे देना है एंड देखना है कि हम सही मेडिसिन सही पेशेंट को दे रहे हैं या नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है प्रेस्क्रिप्शन मिक्स हो जाता है तो हम किसी और की मेडिसिन किसी और को दे देते हैं, तो प्रॉपर एक प्रेस्क्रिप्शन को एक टाइम में हैंडल करना है और उनकी मेडिसिन पहले राइट पेशेंट को निकाल के देना है, फिर नेक्स्ट पेशेंट को देना है। सो प्रॉपर मेडिसिन इज given to the right patient. Last is requirement for the maintenance of record of drug store. किसी भी मेडिसिन या ड्रग स्टोर की रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो फर्स्ट इज लीगल रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू फेडरल स्टेट लॉ। फेडरल स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग अप टू डेट और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 एंड पॉइजन एक्ट 1919 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। दैट मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 के अकॉर्डिंग सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। एंड पॉइजन एक्ट, अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस रखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो पॉइजन एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट इज पेशेंट रिकॉर्ड्स। मीन्स फर्स्ट हमको पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री रखनी है कि उन्होंने कौन सी मेडिसिन ली है पास्ट में, एंड सेकेंड इज इंफॉर्मेशन ऑन ऑल काइंड्स ऑफ एनी अमाउंट्स ऑफ ड्रग टेकन बाय एवरेज पेशेंट्स। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये वाली मेडिसिन की खपत ज़्यादा हो रही है, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स ये वाली मेडिसिन लेके जाते हैं, तो हम उसको पहले से ला के स्टोर कर सकते हैं। इससे जो सेल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और हमको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब मनी रिलेटेड रिकॉर्ड भी हमको ड्रग के बारे में रखना है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमको कितना पुराने में पास्ट में पैसा लगा है, हमको आगे ज़रूरत कितनी मेडिसिन की है, कितना उसमें मनी यूज़ होगा। सेकेंड, एनालाइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पता चल जाते हैं कि हमारा बजट कितना है, कौन सी मेडिसिन आ सकती है, कितने अमाउंट में आ सकती है। मेजरिंग रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। एंड हेल्प इंश्योर प्रॉफिटेबल ऑपरेशन। अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन मंगाना है जिससे हमको पता चल गया है कि प्रॉफिट हो रहा है, इसका सेल मैक्सिमम है,
तो प्रॉफिटेबल ऑपरेशन करने के लिए भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर हम रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।